कोई बाहर नहीं ना, बच्चा कोई बाहर नहीं ना गेल है? चलो ठीक है। चलो हम कल कहां तक पढ़ा दिए थे? हुआ दीर्घ उत्तरीय का 2 क्वेश्चन हो गया था ना। आज हम तीसरा क्वेश्चन पे चलेंगे। यकृत के कार्य, यकृत के कार्य को बताना हुआ, ठीक है। यकृत, यकृत यानी कहने का मतलब लीवर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? लीवर बताए थे। लीवर का क्या काम होता है? लीवर का कार्य यही ना पूछा है। देखो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, हम बताए थे। हुआ यकृत जो होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह यकृत कोशिकाओं से पीत का स्राव होता है। यकृत से क्या होता है? पीत का स्राव होता है। इस पीत का संचय पित्ताशय नामक एक थैलीनुमा रचना में होती है। पीत हरे रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव है। कैसा है? हरे रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है, ठीक है बुआ। पीत आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय काइम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशय रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। पीत के लवणों की मदद से भोजन में उपस्थित वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है। यकृत प्रोटीन उपाचयन में भी सक्रिय भाग लेता है। यकृत रक्त में भी ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखने में सहायता होता है। यह ग्लाइकोजेन का निर्माण तथा संचयन भी करने में मदद रखता है। यकृत जो होता है लीवर, अगर वह स्वच्छ रहता है, हमारा अगर लीवर सही है तो हम भविष्य में कहा जाता है कोई भी चीज को पचा सकते हैं। लीवर जिसका मजबूत होता है, कहा जाता है ना, गांव देहात में कहावत होता है कि लीवर मजबूत है से इतना चीज खा लेता है। लीवर जो है मजबूत रहना चाहिए। देखता है किसी का लीवर ज्यादा बढ़ जाता है तो उससे क्या हो जाता है? लीवर में कभी कभी किसी को पानी हो जाता है, ज्यादा दारू शराब पीने वाले व्यक्ति को लीवर खराब हो जाता है ना। लीवर खराब हो जाता है उसका। तो उसी प्रकार से कहा जाता है कि लीवर को सुरक्षित रखने के लिए हमको ज्यादातर क्या खाना चाहिए? ऑयली फूड से बचना चाहिए। ऑयली फूड या फास्ट फूड, ज्यादातर फास्ट फूड का यूज जो हम लोग करते हैं वह लीवर को क्या कर देता है? फुला के बड़ा कर देता है। बड़ा फैटी लीवर जिसको बना देता है। फैटी लीवर से हम लोग को क्या होता है? नुकसान होता है, पेट में दर्द हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे वह लीवर सड़ जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो फैटी लीवर जब होगा तो धीरे धीरे वह सड़ना का काम शुरू हो जाता है, यानी खराब होने का काम शुरू हो जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन है, एक प्रयोग द्वारा प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 का आवश्यकता है। यह क्वेश्चन सचित्र वर्णन करने के लिए हम दिए थे तुम लोग को। हुआ दिए थे ना? ये क्वेश्चन लिखाए भी हुए हैं, हमको याद है जहां तक। यह क्वेश्चन जब हम शुरू किए थे उस समय बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए भी थे कि चित्र के द्वारा बनाना होता है। तो एक गमले में लगे हुए लंबी पत्ती वाले पौधे के 2 दिनों तक एक अंधेरे कमरे में रखा जाता है, लिखाए थे हम, उसमें बताए थे। अब एक चौड़े मुंह वाली बोतल से थोड़ा सा KOH कॉस्टिक पोटाश का सांद्र घोल लिया जाता है। बोतल के कॉर्क को बीचों बीच काटकर 2 टुकड़े में बांट दिया जाता है। टुकड़े के बीच पत्ती को इस प्रकार बनाकर दबाकर डाल दिया जाता है। बता देना कि पत्ती को मोड़कर दाब के उसको रख दिया जाता है। पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर एवं आधा भाग बाहर, ये बात लिखाए हुए हैं। आधा भाग बोतल के बाहर रहे। अब इस प्रकार व्यवस्थित उपकरण को कुछ घंटों के लिए सूर्य की रोशनी में रख दिया जाता है। करीबन 4 घंटे बाद पत्ती को बोतल से बाहर निकालकर तोड़ लिया जाता है। अब इसमें स्टार्च की मौजूदगी की जांच हेतु पत्ती को एल्कोहल में थोड़ी देर के लिए उबाल दिया जाता है। बताए थे कि एल्कोहल में भी उसको रखा जाता है, जिससे पत्ती रंगहीन हो जाती है। पत्ती का क्या हो जाता है? कलर रंगहीन हो जाती है, यानी कि उसके कलर गायब हो जाता है। अब इस पानी से धोकर आयोडीन के घोल में डुबो कर देने पर पाया जाता है कि पत्ती वह भाग जो बोतल के बाहर था गाढ़े नीले रंग का हो जाता है, जबकि अंदर वाला भाग पीले रंग का हो जाता है। यानी कि जिसको हम बांध देते हैं तो वह क्या हो जाता है? बाहर वाला भाग कैसा हो जाता है? नीला, और जिसको बांध के रख दिए जाते हैं वह क्या होता है? पीला हो जाता है। इससे हमको यह पता चलता है कि उसको अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिल पा रहा है तो वह क्या हो जाता है? स्वस्थ नहीं रह पाता है। देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए इस प्रकार से हम बताए थे कि पत्ती को फिगर भी बताए थे हम इस प्रकार से। प्रकाश संश्लेषण CO2 की आवश्यकता को दर्शाने वाला प्रयोग एकदम फिगर भी बताए हुए थे, सेम टू सेम। कॉपी पलट के देख लो बुआ, देख तुम लोग फेयर के कॉपी लेके आना बुआ। अब जो फेयर किए थे बायोलॉजी सारा चैप्टर पढ़ाए हैं तो उसका एक फेयर अलग बनाए होंगे ना आप लोग। नोट्स तैयार किए थे ना हम जितना पढ़ाए हैं उसका 8वें चैप्टर का, तो वो लेके आइएगा, उसमें मिल जाएगा जो भी क्वेश्चन है जो इसमें मिलेगा सो, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है हुआ निष्कर्षण। पहले निष्कर्षण देखिए, बोतल के अंदर वाले भाग CO2 नहीं मिल पाता है क्योंकि यह KOH द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन बोतल के बाहर वाले भाग को वायुमंडल से CO2 प्राप्त रहता है। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए प्रकाश संश्लेषण असंभव हो जाएगा। ठीक है, अब है अमीबा में पोषण की प्रक्रिया का चित्र के साथ समझाइए। यह वो बताए हुए हैं अमीबा में पोषण के लिए चित्र के साथ समझाने के लिए। क्वेश्चन देख सकते हैं, मिल गया? देखो कॉपी खोल के देखो, उसमें मिल जाएगा ये क्वेश्चन। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषित जीव है जिसका भोजन शैवाल एवं के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, छोटे एक कोशिकीय जीव तथा कार्बनिक पदार्थ है। अमीबा कैसा जीव होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, अमीबा में पोषण के 3 प्रक्रिया पूरा होता है। अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। अंतर्ग्रहण में क्या होता है बुआ? यह प्रक्रिया अमीबा की सतह को किसी स्थान से होता है जिसमें अमीबा भोजन के चारों ओर कूटपाद का निर्माण करता है। बताया तो अमीबा जब अपना भोजन ग्रहण करने लगता है तो पहले क्या बनाता है? कूटपाद। अमीबा जो भोजन को पकड़ने के लिए किसका उपयोग करता है? कूटपाद भर का निर्माण करता है और पूरी तरह घेर लेता है। धीरे धीरे एक भोजन की राजधानी का निर्माण हो जाता है जिससे भोजन के साथ जल भी होता है। पाचन, उसके बाद क्या होता है? अमीबा में पाचन होता है। अंतर्ग्रहण के बाद भोजन का पाचन भोजन राजधानी से ही एंजाइमों के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन राजधानी से निकलकर साइटोप्लाज्म के वितरित होता है। या कल भी बताया हुआ कि पचा हुआ जब अमीबा का भोजन होता है वह कहा जाता है? साइटोप्लाज्म में जाता है। कहां पे जाता है? साइटोप्लाज्म में जाता है। अब है बहिष्करण। अमीबा अपने पचे हुए भोजन को शरीर के बाहर जो अपने अपचे हुए भोजन जो होता है उसको शरीर के बाहर सतह के किसी भाग में से एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होने के कारण बने छिद्र से बाहर निकाल देते हैं। यानी कि कोई शरीर के कहीं भी किसी भाग से वह छिद्र का निर्माण करता है और उसी के द्वारा वह क्या करता है? उसको अपचे हुए भोजन जो मल के रूप में त्याग देता है। ठीक है, क्योंकि वह एक कोशिकीय जीव होता है, उसमें निश्चित खाने के लिए भी नहीं है और निश्चित निकालने के लिए भी नहीं है। ठीक है, और देख लो ये प्रकार चित्र है। ठीक, मतलब लाइक नहीं करते हो वीडियो जो यूट्यूब पर जाता है उसको नहीं, उसको है नहीं सब्सक्राइब भी बढ़वाओ कुछ नहीं। 12 को 14 को लाइक रहता है, 50-60 को बच्चा रहता है, कम से कम उतना तो हो जाता है तो कम से कम चल जाता है। 12 को 14 को लाइक रहेगा तो क्या होगा? नहीं उसको बढ़ाओ, उससे क्या हो गया? कोई बात नहीं है। चलो, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधों को सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। एक प्रयोग द्वारा समझाए। ठीक है, अब देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्वेश्चन है सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। हम बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए भी सूरज की रोशनी की आवश्यकता है। जैसे CO2 की आवश्यकता पड़ती है, वायुमंडल से क्या होता है? उसको CO2 की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब कौन सी गैस मुक्त होती है? कल हम बताए थे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अब देखेंगे गमले में लगे एक पौधे को अंधेरे कमरे में लगभग 48 घंटे के बाद एक पत्ती को तोड़कर उसे एल्कोहल में उबालकर रंगहीन कर दिया जाता है। इसके बाद इसे पानी से धोकर आयोडीन के घोल में डुबाया जाता है। यदि पत्ता का रंग नीला या काला नहीं होता है तो सिद्ध होता है कि पत्ती स्टार्च नहीं रहा। फिर गमले में लगे पौधे एक पत्ती का क्लिप की मदद से 2 काले कागज की पट्टी लगा दी जाती है ताकि उसके भाग पर प्रकाश न पड़े। अब गमले के कुछ घंटे तक प्रकाश में रख दिया जाता है। इसके बाद पत्ती को तोड़कर उपयुक्त विधि से स्टार्च की परीक्षण किया जाता है। पत्ती का वह भाग जो काले कागज से ढका था हल्का पीला रहता है। पिछले भी वही बात बताया है, उसमें भी वही चीज है, दोनों का लगभग सेम ही आंसर होता है। ढका रहता है या वहां प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई जिसके फलस्वरूप स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाया। पत्ती का बाकी भाग जो काले कागज से नहीं ढका था वह प्रकाश की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न हुई तथा स्टार्च का निर्माण हुआ। यानी कि पत्ती में जो नहीं ढका हुआ भाग रहता है उससे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हुई, उसको CO2 गैस भी मिला। बता देना, पिछले क्वेश्चन ने बताया ना, वही चीज इसमें भी है। तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और जो ढका हुआ रह जाता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। अब देखो इसका इस प्रकार से फिगर बना लेना है, इस काली पट्टी से बांध देंगे और प्रयोग करके हम इसको देख सकते हैं। यही क्वेश्चन होगा बुआ, यही क्वेश्चन को होगा तुम्हारे बुक कॉपी में कराया हुआ होगा। अगर प्रकाश संश्लेषण क्या है? इस प्रक्रिया में O2 गैस निकलती है। हम बताएं, अभी तुरंत बताए हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है,
प्रकाश संश्लेषण में कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? 4 तत्वों की। कौन कौन? ठीक है। क्लोरोफिल कहां से मिलता है उसको? पहले से मौजूद रहता है। सूरज का प्रकाश से क्या लेता है? ऊर्जा लेता है। और खनिज लवण कहां से प्राप्त करते हैं? जड़ से। उसके बाद CO2 वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 तथा जल से कार्बोहाइड्रेट मूलतः ग्लूकोज का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा समझा या दर्शाया जा सकता है। देखो C6CO2 प्लस 12H2O सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल के निर्माण से क्या बनता है? C6H12O6 प्लस 6O2 और 6H2O। और इसमें कौन सा गैस मुक्त होगा? ऑक्सीजन गैस मुक्त होगा। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बुआ? प्रकाश संश्लेषण। अब प्रयोग करने वाला सर्वप्रथम पानी से भरे हुए एक बीकर में हाइड्रिया, एक जलीय पौधा के कुछ शाखाओं को डालकर उसको कांच के बने एक कीप के ढक दिया जाता है। कीप को की टोटी पर पानी से भरी एक परखनली को उलटकर रख दिया जाता है। उपकरण को धूप में रख दिया जाता है। थोड़ी देर में हाइड्रिया की शाखाओं से गैस बुलबुले परखनली के में पानी को विस्थापित कर जमा होने लगते हैं। जब परखनली में काफी गैस जमा हो जाती है तब उसके मुंह को अंगूठे से दबाकर उसे बाहर निकालने लेते हैं। अब परखनली में उपस्थित गैस की जांच के लिए उसके मुंह पर जलती हुई दिया सलाई की बत्ती ले जाते हैं। तब बत्ती नीले प्रकाश के साथ तेजी से जल उठती है। इससे सिद्ध होता है कि परखनली में उपस्थित गैस ऑक्सीजन ही है जो हाइड्रिया के प्रकाश संश्लेषण से निकलती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो होता है या कौन सा गैस मुक्त होता है? ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। उससे वह जब हम बाहर से आग लगाएंगे तो वह आग लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो गैस होता है वह बाहर निकलता है जब वो ऑक्सीजन गैस, तो उससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, देखो इस प्रकार से यह प्रयोग किया हुआ है। अब श्वसन बुआ है, चैप्टर का नाम है श्वसन। हम सभी मनुष्य जो है, सभी जीव जंतु जो है क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं। किसका क्रिया करते हैं? श्वसन यानी कि सांस ग्रहण करना, सांस छोड़ना। ठीक है, सांस ग्रहण करने को क्या कहते हैं? सांस ग्रहण जब करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। सांस के रूप में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। देखो, श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी कि शरीर में ऊर्जा का उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सांस लेना और छोड़ना। यह ऊर्जा एटीपी जैसे विशेष रासायनिक बंधन से संग्रहित हो जाती है। संग्रहित ऊर्जा का उपयोग सभी जीव एटीपी के जलीय विघटन के द्वारा करते हैं। एटीपी हमारे शरीर में ऊर्जा जो होता है संचित किसके रूप में जमा होता है? एटीपी के। नोट करके लिख लेंगे, हमारे शरीर में ऊर्जा का संग्रह, हमारे शरीर में ऊर्जा का संग्रह, हमारे शरीर में ऊर्जा का संग्रह टाइम खराब हो गया, बैटरी बदलना होगा। ऊर्जा का संग्रह एटीपी के रूप में होता है। एटीपी के रूप में होता है। ऊर्जा का संग्रह एटीपी के रूप में होता है। देखो, ग्लूकोज के जो अणु होते हैं उसको हम लोग कोशिका ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होते हैं, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज जो होता है, इसलिए ग्लूकोज को भी क्या कहते हैं? हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। ग्लूकोज की मात्रा जो श्वसन की क्रिया में मौजूद होता है उसी को क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। आगे अब हुआ कोशिकीय श्वसन। यह मानव कोशिका के अंदर होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या होता है? कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। संपूर्ण कोशिका श्वसन का 2 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। संपूर्ण जो कोशिका है ऊर्जा के 2 अवस्था में
विभाजित किया गया हुआ है। पहला है कौन? अवायवीय शोषण। शोषण के प्रकार हम पढ़ाए थे। शोषण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? अवायवीय शोषण यह कोशिका द्रव में पूर्ण होता है। अवायवीय शोषण कहाँ होता है? कोशिका द्रव में पूर्ण होता है। कोशिका द्रव किसमें पाया जाता है? कोशिका द्रव हाँ ठीक बोला। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति किस में होता है? पेड़ पौधे में होता है। तो अवायवीय शोषण किस में होगा? हाँ ठीक है। अतः इसे अनाक्षिक शोषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाक्षिक शोषण। अवायवीय शोषण यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? मनुष्य में। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। कोशिका का पावर हाउस लिख लो। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को 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 कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर लिखें। क्वेश्चन लिखेंगे वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर लिखें। आप लोग जो फेयर किए होंगे लेके आइएगा, मिलाइएगा, उससे पूरा मिल जाएगा सब। वायवीय शोषण अवायवीय शोषण में अंतर लिखें। देखो वो यही है, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर लिखा दिया है ना। देखो वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। अगर लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से। वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय शोषण किसके उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की। तो यह शोषण कौन करेगा? मनुष्य और जीव जंतु। जबकि अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो यह शोषण कौन करेगा? पेड़ पौधा, हरे पेड़ पौधा। ठीक है। वायवीय शोषण का प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। जबकि अवायवीय शोषण की पूरी क्रिया कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव जो होता है वह पेड़ पौधे में पाया जाता है। मनुष्य में कोशिका द्रव नहीं पाया जाता है। ठीक है। अगला है वो वायवीय शोषण में अवायवीय शोषण की तुलना में बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय शोषण में जो है ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है अवायवीय की तुलना में। उसके बाद पौधे में श्वसन, पौधे के श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण विधि द्वारा होता है। पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के रंध्रों द्वारा होता है। पौधों में नहीं, यहाँ पे मनुष्यों या जीव जंतु में होना चाहिए। ठीक है, वो यहाँ जीव जंतु होगा। इसको पौधों काट देना है। ठीक है। यहां से यहां तक काट दो। जीव जंतुओं में श्वसन गैसों के आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा है। एक मिनट रुक जा बुआ। ये किसके लिए है? वायवीय शोषण है। पौधों में श्वसन, पौधों का श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह। हाँ ठीक है भाई, दोनों लाइन ठीक है। ठीक है, यह पौधों के लिए ही है। पौधों में श्वसन, पौधों से श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण विधि द्वारा होता है। सही बात है। और पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है, गैसों जो होता है विसरण विधि से होता है, और गैसों का आदान प्रदान जो होता है पत्तियों के रंध्र द्वारा होता है। दोनों बात सही है। पहले यह होगा कि यह गैसों का आदान प्रदान होगा। गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से होता है। ठीक है। रंध्रों को क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। बताए थे, हम कल लिखा दिए थे। पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है? क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। पहला, पौधों में प्रत्येक भाग अर्थात जड़, तना तथा पत्तियां में अलग अलग श्वसन होते हैं। पौधे के प्रत्येक भाग में अलग अलग से श्वसन होते हैं। पौधे के जंतुओं की तरह पौधे में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। उसमें क्या होता है? गैसों का परिवहन होता है। पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है।
ठीक है। पौधों में जो होता है जंतु, हम लोग का श्वसन दर तेज होगा, लेकिन पौधों का जो श्वसन दर होगा वह धीमा होगा। इस प्रकार से दिया गया है जंतु में श्वसन। अब इसको रहने देते हैं, कल पढ़ा देंगे।